अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और अब मैं अनाउंस करने लगा हूँ ब्रांड न्यू हमारा सीरीज जो कि है सीएसएस के ऊपर, सीएसएस ट्यूटोरियल। ये कोई नॉर्मल सीएसएस का कोर्स नहीं होने वाला है, ये एक बिल्कुल ही अलग लेवल का सीएसएस का कोर्स होगा। इस सीएसएस में 2 और 3 अलग अलग डोमेन को मद्देनजर रखते हुए हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे। सीएसएस अगर वेब के ऊपर बात की जाए, क्योंकि वेब के ऊपर सीएसएस होता है, इसमें 3 मेजर डोमेन आ जाते हैं जब आप वेब के ऊपर काम करते हैं। मोस्टली कोर्सेज जो भी यूट्यूब इंटरनेट पे मौजूद है, वोडेवी कोर्सेरा, सब जगह वो एक एस्पेक्ट को ही कवर करते हैं कि सीएसएस सीखने के बाद आप वेबसाइट्स बनाएंगे। हमारा भी ये फोकस है, लेकिन हम लोग साथ ही साथ सीएसएस को उस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे कि अगर आप एक क्रिएटिव डेवलपर बनना चाहते हैं या क्रिएटिव टेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या वेब एनिमेशन इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके लिए भी सीएसएस फंडामेंटल्स होता है, हम लोग उसको भी कवर करेंगे। सेम एज जो वेब में गेम डेवलपमेंट होता है, यानी जो गेम वेब में चलता है, उसके लिए भी सीएसएस फंडामेंटल पॉइंट्स होता है। हमने 2 टॉपिक को एचटीएमएल का ऑलरेडी स्किप किया हुआ है, विच इज कैनवा एंड एसवीजी। वो इसीलिए किया हुआ है स्किप हमने, क्योंकि सीएसएस के बाद हम लोग उसको कवर करने वाले हैं, और क्योंकि उसमें जावास्क्रिप्ट भी आ जाता है, लॉजिक लिखना पड़ता है, तो लिहाजा जब डॉम पढ़ लेंगे तब हम लोग इसको मैच करेंगे। तो ये सीएसएस का कोर्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है, 3 अलग अलग डोमेन को हम लोग कवर करेंगे। सो आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, हम लोग ये देख लेते हैं कि सीएसएस का यूज क्या है और बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी अब तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बुक मार्क कर लीजिए, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि इस कोर्स में आपको बहुत सारा कुछ मिलने वाला है जो इवन पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलता। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, फिर आप कंपेयर करके आके कमेंट में बता देना कि यार आपने जो बताया वो तो मुझे वहां भी मिल गया। तो मैं अप्रिशिएट जरूर करूंगा अगर किसी ने इतना डिटेल बताया हो तो। सीएसएस ट्यूटोरियल कंप्लीट गाइड टू कैस्केड स्टाइल शीट। सीएसएस का फुल फॉर्म यहाँ पर कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। द कॉम्प्रिहेंसिव सीएसएस ट्यूटोरियल कवर्स बोथ बेसिक एंड एडवांस कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग लेआउट टेक्निक्स, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, परफेक्ट फॉर बिगिनर्स लर्निंग वेब डिजाइन एंड प्रोफेशनल एनहांसिंग देयर फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्किल्स। यही आम तौर पे इतना ही कवर किया जाता है सीएसएस में, लेकिन हम लोग सिर्फ इतना कवर नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स ये हमारा वन ऑफ द मेजर फोकस होगा, क्योंकि अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं, फेज 2 कंप्लीट हो चुका है, वेब डेवलपमेंट की तरफ हमारा फोकस ज्यादा होगा। लेकिन आगे जाके अलग से कोर्स भी आने वाला है, यानी इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ गेम डेवलपमेंट और वेब एनिमेशन इंजीनियरिंग के ऊपर, क्योंकि ये भी इमर्जिंग डोमेन्स है, तो वो मेरा फ्यूचर प्लान है। तो अगर उसमें मैं जाऊं, उसके लिए कोर्स बनाऊं, तो उसमें सीएसएस का जरूरत पड़ता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं सीएसएस इस एतबार से कवर करूं जो सिर्फ वेब को कवर करते हैं और फिर उस वक्त दोबारा जाके सीएसएस पढ़ाऊं, तो नहीं। सीएसएस हम लोग एक बार पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद आप 3 अलग अलग डोमेन में जा सकते हैं जहां आपका मन करे। और मजे की बात यह है कि इन तीनों डोमेन में आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट तीनों चाहिए होगा। तो हमारा जो एचटीएमएल का कोर्स गुजरा और जो हमारा भी सीएसएस का कोर्स होगा और जो हमारा जावास्क्रिप्ट का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव जावास्क्रिप्ट का कोर्स ऑन द इंटरनेट, मेरे ख्याल से वो तकरीबन 70-80-100 घंटे के अराउंड चला जाएगा कंप्लीट। जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोर्स होगा, अभी तो सिर्फ फेज 2 कंप्लीट हुआ है, विच इज 22 घंटा के अराउंड हुआ है। उसमें भी और 3 से 4 फेज आना बाकी है एंड टू एंड के लिए। तो ये अगर आप कंप्लीट करते हैं एचटीएमएल, सीएसएस जो भी कंप्लीट हमारा आएगा, और जावास्क्रिप्ट, तो इसके बाद आप मेजरली 3 डोमेन में जा सकते हैं। आप गेम डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप वेब एनिमेशन इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप फ्रंट एंड में जा सकते हैं, और भी कुछ फील्ड्स है, वक्तन फवक्तन उसकी भी डिस्कस करेंगे। तो ये पहले मैंने 2-3 मिनट में ये समझा दिया ना कि इस कोर्स का आउटकम क्या है, आउटपुट क्या है, ठीक है। और मैं साथ साथ बताता भी रहूंगा कि जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो तीनों डोमेन में कॉमन है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो दूसरे डोमेन में नहीं आते। तो जब वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही मैं ये बता भी दूंगा कि आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं अगर आप ये नहीं कर रहे, XYZ नहीं कर रहे, ठीक है। तो कुछ भी छोड़ने नहीं वाले, हम लोग सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे, और इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपके लिए सीएसएस बन जाएगा बहुत ही आसान। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और ये इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ मैंने एक नोट बनाया है। इसके बाद हर क्लास में हम लोग डायरेक्ट कोडिंग करेंगे, एचटीएमएल आपको पता है, सीएसएस का एक एक प्रॉपर्टी को मास्टर करेंगे हम लोग। द लैंग्वेज दैट बिहाइंड लाइफस्टाइल टू एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, यानी जाहिर सी बात है एचटीएमएल के ऊपर जो भी स्टाइलिंग वगैरह होता है वो सीएसएस ही करता है, ठीक है। मेजरली इसका काम क्या होता है, स्टाइल, कलर, कंट्रोल, फॉन्ट, स्पेसिंग, लेआउट, और भी बहुत सारा चीज सब हम लोग करेंगे। दूसरा होता है रिस्पॉन्सिवनेस। याद करें जब हम लोग एचटीएमएल का कोर्स बना रहे थे, उसमें हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमारा इमेज जो था वो सेट नहीं हो पा रहा था, तो हमने कहा था ये रिस्पॉन्सिवनेस का इशू है, हम लोग सीएसएस में पढ़ेंगे। डेडिकेटेड पूरा सेक्शन होगा हमारा रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर, अलग से हम लोग सिर्फ प्रोजेक्ट बनाएंगे रिस्पॉन्सिवनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है, क्रिएट डिजाइन दैट अडॉप्ट टू ऑल स्क्रीन साइज, यानी आपने अपना वेबसाइट को बनाया, कोई भी स्क्रीन साइज में उसको एक्सेस किया जाए वो प्रॉपर दिखना चाहिए। एनिमेशंस, ऐड ट्रांजिशंस एंड विजुअल इफेक्ट्स, यहाँ पर जो ट्रांजिशंस है ना, यानी एनिमेशंस है ना, वेब डेवलपर्स इसका जस्ट बेसिक पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन जो गेम डेवलपमेंट में आते हैं और वेब एनिमेशन इंजीनियरिंग में आते हैं वो इस पे मास्टर करते हैं। तो हम लोग बकायदा जब एनिमेशन पढ़ने जाएंगे ना, पढ़ेंगे, हम लोग ये डिवीजन करेंगे कि ये एनिमेशन अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो इससे मजीद एनिमेशन अगर आप स्किप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो मजीद एनिमेशन आपके लिए फंडामेंटल बन जाता है, ठीक है। वो हम लोग उस पॉइंट पे देखेंगे इंशाल्लाह। एचटीएमएल एंड सीएसएस रिलेशनशिप, इनका रिलेशनशिप क्या आपस में, हाउ एक स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर एंड स्टाइल वर्क टुगेदर। HTML एक स्ट्रक्चर है। हमने HTML के प्रोजेक्ट बनाते वक्त बारहा ये बात कहा था कि हम लोग स्टाइल में फोकस नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज HTML का काम स्टाइल नहीं होता, एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर भी वही बात बताया हमने कि HTML स्ट्रक्चर है, क्रिएट अ बेसिक स्ट्रक्चर, डिफाइन हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, प्रोवाइड सिमेंटिक मीनिंग्स एंड प्लेन विदाउट स्टाइल। HTML में स्टाइल ढूंढना गलत है। CSS अब हम लोग पढ़ रहे हैं। HTML को कवर करने के बाद प्रेजेंटेशन, कंट्रोल विजुअल अपीयरेंस, विजुअली कैसे दिखेगा उसको कंट्रोल करते हैं, यानी विजुअली कौन कैसे दिखेगा, HTML कैसे दिखेगा उसको CSS कंट्रोल करता है। एड्स, कलर, फॉन्ट, लेआउट, ये सब कुछ करेगा। क्रिएट रेस्पॉन्सिव डिजाइन, एनहांस यूजर एक्सपीरियंस, यानी जो लुक के एतबार से है वो सब कुछ CSS संभालेगा। इवन ये भी एक HTML का पेज है, इसका बैकग्राउंड, इसका ये जितना भी आपको स्टाइल नजर आ रहा है ना, कलरफुल तरीके से ये दिख रहा है ना आपको, साइड में ब्लू, ये पर्पल साइड में, ये जो खूबसूरती आपको दिख रहा है सब CSS का है, सब कुछ CSS का है। ठीक है। CSS अलाउ डेवलपर टू सेपरेट कंटेंट फ्रॉम डिजाइन, रिजल्टिंग इन अ क्लीन कोड एंड बेटर मेंटेनेबिलिटी। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। CSS को 3 तरीके से लिखा जाता है, उसमें से जब आप CSS लिख रहे हो तो कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है डिस्कस करेंगे। अभी मैंने ऑलरेडी आपके लिए ये VS कोड खोला हुआ है, लेकिन पहले मैं इसका बेसिक्स कवर कर लेता हूँ, फिर हम लोग कोड में जाएंगे। ठीक। CSS का इस्तेमाल क्या होता है, द पावर ऑफ CSS इन वेब डेवलपमेंट। अब यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करके मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ से जो भी गुफ्तगू आगे चलेगा वो यूनिवर्सल होगा, जो तीनों डोमेन में टच होता है, लेकिन फोकस्ड होगा वेब डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन अप्लाई तीनों में होता है, याद रखिए। विजुअल स्टाइल, कलर, फॉन्ट, स्पेसिंग, ये सब, लेआउट, कंट्रोल्स, पोजीशन, ग्रिड, फ्लेक्स बॉक्स, हर एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, अडॉप्ट टू मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, एवरीथिंग। ठीक है। कैसे रिस्पॉन्सिव होगा, एनिमेशंस, हवर्स, सब कुछ। तो HTML जितना छोटा था हमारा, मेरे ख्याल से 5 घंटे में कवर था, CSS उससे 5 गुना बड़ा होगा। CSS ट्रांसफॉर्मेशन, प्लेन HTML into visual appealing interactive experience that engage user and communicate your brand effectiveness। यानी वही बात है ना, एक सिंपल सा टेक्स्ट को आप कितना खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। अब आपने यहाँ देखा होगा बैकग्राउंड हमने HTML में भी इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ आपको कुछ दिख रहा है भाई, लीनियर, ग्रेडियंट और ये डिग्री विग्री क्या है ये। तो एक्चुअली में बैकग्राउंड का भी डिटेल हम लोग CSS में ही पढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे आप। फॉन्ट फैमिली CSS में पढ़ेंगे हम लोग इन डिटेल, टेंशन नहीं लेना। पैडिंग वगैरह, ट्रांजिशन, सब कुछ CSS इन एक्शन। अब CSS कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, ये आपका एक हेलो एवरीवन था। CSS अप्लाई करने के बाद आप ऐसे दिखा सकते हैं। आपने क्या किया, आपने एक RBG कलर लिया जो पिंक की तरह था, बैकग्राउंड में डाल दिया, फॉन्ट को बदला, फॉन्ट साइज को बदला, कलर को बदला, यानी जो टेक्स्ट कलर उसको बदला, फॉन्ट वेट को बदल दिया, इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है। व्हाई लर्न CSS या क्यों हम लोग CSS पढ़ते हैं, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिंग ब्यूटीफुल वेबसाइट। सबसे ज्यादा आज की दुनिया में CSS का यूज होता है, यानी लोग CSS सीखते हैं वो वेबसाइट के लिए सीखते हैं। ठीक है। मेक रिस्पॉन्सिव डिजाइन, दूसरा इसके लिए कस्टमाइज एनीथिंग, यानी कुछ भी चीज को कस्टमाइज करने के लिए, और बूस्ट योर करियर। तो आमतौर पर जो CSS लर्निंग पाथ में लोगों के रोड मैप्स में आते हैं ना, वो इसी बेस पे आता है कि आपको डेवलपमेंट करना होता है, और आगे जाके फिर आप CSS के बाद एक फ्रेमवर्क उठाते हैं, उस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा 3 अलग अलग डोमेन को टच करना है। ये मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बोल के बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जब आगे कोर्स स्टार्ट होगा तो मैं बार बार इतना रेपिटेशन नहीं रखूंगा, क्योंकि आपके जहन में ये होना चाहिए। ठीक है। CSS इज अ मस्ट हैविंग स्किल इन द टेक वर्ल्ड। एवरी वेबसाइट यूज CSS, मेकिंग इट एन इंडिविजुअल स्किल फॉर अ वेब प्रोफेशनल। जाहिर सी बात है, विदाउट CSS के आप वेबसाइट कैसे ही बना सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी क्या मिलता है यहाँ पर, 3 बेसिक करियर अपॉर्चुनिटी हमने लिखा है यहाँ पर, जबकि 3 नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, UX UI डेवलपर और वेब डेवलपर। लोगों को यही पता है कि CSS से यही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। CSS फंडामेंटल होता है और भी कुछ डोमेन में, उन कुछ में से 2 का नाम मैंने दिया है, गेम डेवलपमेंट यानी वेब गेम डेवलपमेंट, और क्रिएटिव टेक्नोलॉजिस्ट या क्रिएटिव डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर, मोशन इंजीनियर, या फिर आप बोल सकते हैं वेब एनिमेशन इंजीनियर। ठीक है। CSS का वर्जन है। अब CSS लिखना हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो उससे पहले हम लोग CSS का हिस्ट्री देख लेते हैं। एवोल्यूशन ऑफ CSS। 1996 में पहला CSS रिलीज हुआ था, जिसको हम लोग CSS 1 कहते हैं। इसमें क्या है, बेसिक स्टाइल, फॉन्ट प्रॉपर्टी और सिलेक्टर्स, ये सब चीज दिया हुआ था। CSS 2 1998 में 2 साल के बाद आया, जिसमें पोजीशनिंग डाला गया, Z इंडेक्स डाला गया, मीडिया टाइप डाला गया। ये बेसिकली मीडिया टाइप ही है जो रिस्पॉन्सिव बनाता है वेबसाइट को। इसके बाद CSS 2.1 आता है 2011 में, जिसपे कलर प्रॉपर्टी में HSL डाला गया, RBG डाला गया, और हेक्साडेसिमल पहले से इस्तेमाल होता था, साथ साथ बॉक्स मॉडल का भी डाला गया है। ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में। इसके बाद आता है रियल पावर CSS 3 का, जिसमें फ्लेक्स, बॉक्स, ग्रिड, एनिमेशन, ट्रांजिशन आता है, जो कि 1999 से 2015 के दरमियान है। अभी CSS 4 का भी एक उरूज चल रहा है, अपकमिंग, कंटेनर क्वेरीज एंड कैस्केड लेयर्स। ठीक है। इस पे भी हम लोग आगे कुछ डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर क्या है CSS का और कैसे क्या बन रहा है, लेकिन अभी मेजरली CSS 3 ही स्टेबल है, यानी CSS 3 में ही आप काम करते हैं, और सबसे लेटेस्ट यही है। CSS 3 इंट्रोड्यूस मॉड्यूलर आर्किटेक्चर अलाउइंग फीचर टू बी डेवलप्ड एंड रिलीज इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ CSS। तो टाइप्स ऑफ CSS पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, और मैं यहाँ पर बना दूंगा, सबसे पहले ऐसे लिखूंगा 1, और यहाँ पर एक HTML फाइल बनाऊंगा। मैं बोलूंगा इंट्रो टू CSS। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू CSS, और ये HTML फाइल बनेगा, क्योंकि आपको पता है CSS भी HTML के अंदर लिखते हैं, और अभी हम लोग वही सीखेंगे कि कितने तरीके से CSS लिख सकते हैं। तो मैंने इसको बंद किया, इसको मैं जूम करूंगा, बॉयलर प्लेट लेके आऊंगा मैं, आपको भी पता है ये चीज, और यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास 1
या फिर हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं इंट्रो टू CSS। ठीक है, ये CSS का इंट्रोडक्शन है। और मैं सिंपल सा यहाँ पर बॉडी में आके एक H1 लगाता हूँ ताकि कुछ दिखे। मैं बोलूंगा इंट्रो टू CSS। सेव करूंगा इसको और जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो मैंने इसको ओपन किया, एज यू कैन सी इंट्रो टू CSS दिख रहा है। VS कोड में मैं जाऊंगा और यहाँ से इस तरीके से कर लूंगा। आपको ऑलरेडी पता है हम लोग ऐसे काम करते हुए आए हैं, लाइक दिस। ये हमारा है नोट्स। अब 3 तरीका होता है CSS को अप्लाई करने का। एक एक करके पहले मैं तरीका, ये हमारा आप बोल सकते हैं कि ट्यूटोरियल शुरू हो चुका क्लास यहाँ से बकायदा। फर्स्ट टॉपिक हम लोग समझ रहे हैं जो कि बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है। समझिए इस चीज को। मैंने यहाँ पर लिखा इंट्रोडक्शन टू CSS। ये हमारा एक टेक्स्ट है। HTML के बॉडी के अंदर जो कुछ है विदाउट एक्सेप्शन, हर चीज को आप छेड़ सकते हैं CSS के साथ। अभी हमारे पास सिर्फ बॉडी के अंदर क्या, इवन इंक्लूडिंग बॉडी को भी छेड़ सकते हैं आप पूरा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बॉडी के अंदर स्टाइल डालने से पूरा पेज में आता है। ठीक है, तो ये H1 हमारे सामने है। हम लोग इसको CSS अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। लेकिन CSS अप्लाई करने का 3 तरीका है, यहाँ हमने बताया है। देयर आर 3 वेज टू अप्लाई स्टाइल। एक को कहते हैं इनलाइन स्टाइल, एक को कहते हैं इंटरनल स्टाइल, एक को कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइल। क्या होता है इंटरनल स्टाइल? देखिए, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर लिखूं स्टाइल और उसके बाद मैं यहाँ पर बोलूं कि भाई इसका कलर को कर दो रेड, तो आप देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में ये रेड हो गया। तो ये मैंने CSS अप्लाई किया, क्योंकि जब भी आप स्टाइल टैग यानी स्टाइल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं HTML में, इसका मतलब ही ये है कि आप इसके अंदर CSS लिख रहे हैं। और ये हमने HTML कोर्स में भी बताया था आपको। ठीक है, ये तो एक तरीका होता है। अब इसके अंदर आप पूरा CSS लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो पूरा, लेकिन ऑफ कोर्स ये बैड प्रैक्टिस है। CSS हम लोग कभी भी इनलाइन नहीं लिखते। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इनलाइन CSS नहीं लिखते। वो हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन कब आप लिख सकते हैं, बट अभी आप यही मान के चलेंगे कि इनलाइन CSS प्रोडक्शन में नहीं लिखते। हाँ, मुझे कुछ समझाना हुआ तो मैं एक इनलाइन लिख देता हूँ, दैट इज डिफरेंट, समझाऊंगा आपको। लेकिन प्रोडक्शन में कभी भी इनलाइन नहीं लिखना, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है CSS को लिखने का। आपको पता है स्टाइल एट्रीब्यूट से हम लोग CSS लिख पाते हैं ना, तो हेड टैग के अंदर यहाँ आप देखिए स्टाइल एक टैग आता है। हम लोग क्या करेंगे, हेड टैग के अंदर एक लिखेंगे स्टाइल नाम से, STYLE। आप देखिए एक स्टाइल टैग हमारे पास है, इसमें भी आप CSS लिख सकते हैं। लेकिन इसमें कैसे लिखना है CSS, यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि आप इस तरीके से CSS लिख सकते हैं। तो हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके से टारगेट करते हैं। अभी ये जो हमारा एलिमेंट है ये क्या है, ये H1 है। तो मैं लिखूंगा H1 और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐसे कंसोल दे दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ क्या लिखूंगा, प्रॉपर्टी। तो हमारे पास कलर था, मैंने लिखा कलर और मैं यहाँ से बोल दूंगा लेट से ब्लू, और मैं इसको H2 कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर एक H2 बना लूं ताकि दोनों तरफ से अप्लाई हो। और मैं बोलूँ आई एम ब्लू। तो जैसे मैंने सेव किया, आप देखिए ये आई एम ब्लू आ गया और ये H2 में लिखे हुए थे, तो हमने H2 को यहाँ पर एक्सेस कर लिया। अब आप बोलेंगे फिर पेज में जितना H2 रहेगा वो सब चेंज हो जाएगा क्या? हाँ, चेंज हो जाएगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कब हम लोग ये H2 इस्तेमाल करेंगे और कितने तरीके से HTML के एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। बिकॉज हमें ये ऑलरेडी मालूम है ना कि HTML में मल्टीपल रिपीटेड एलिमेंट होते हैं। ये हमने HTML के कोर्स में दिखा हुआ था। तो अगर हम लोग चाहेंगे रिपीटेड में से सब में लगे तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे या कैसे इस्तेमाल करेंगे CSS, और अगर हम लोग चाहते हैं रिपीटेड में से कोई एक में लगे तो क्या करना। ठीक है, इसके बाद एक होता है एक्सटर्नल CSS। अब ये जो इंटरनल जिस तरीके से आपने लिखा है ना, सेम टू सेम तरीका होता है एक्सटर्नल का। बस फर्क इतना है कि आपको एक अलग से फाइल बनाना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से मैं एक H3 बनाता हूँ और मैं बोलूंगा आई एम पिंक। किस तरीके से, तो अभी आई एम पिंक ब्लैक में दिख रहा है। अब मैं एक्सटर्नल CSS से इसको बदलने का दिखाता हूँ कैसे बदलते हैं। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर जाके एक फाइल बनाऊंगा और मैं बोलूंगा style.css। अब देखिए .css लिखा हमने। आमतौर पे इसका नाम आप जो मर्जी लिख सकते हैं, मैंने style.css लिखा क्योंकि ये एक CSS फाइल है। यहाँ हम लोग CSS का कोड लिखेंगे, लेकिन हमें इस CSS को यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट का अगर आपने कोर्स देखा है तो वहाँ आपको पता होगा स्क्रिप्ट टैग में हम लोग कनेक्ट करते थे HTML को, राइट। तो CSS को कैसे कनेक्ट करेंगे, यही हेड टैग के अंदर आपको आना है और टाइटल के नीचे या टाइटल के ऊपर कहीं पर भी आपको एक लिंक मिलेगा। एज यू कैन सी लिंक। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो आप देखिए खुद से आपको ये स्टाइल शीट और href आ गया। href का मतलब आपको लोकेशन देना है। तो आप जैसे ही ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने स्लैश दबाया तो इसने style.css को ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों सेम फोल्डर में है। अगर मैं इस फोल्डर में नहीं होता तो मुझे नेविगेट करना पड़ता। ये हम लोग पढ़ेंगे कि पाथ नेविगेट कैसे करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी इसीलिए मैंने सेम फोल्डर में रखा ताकि मुझे पाथ नेविगेशन ही ना करना पड़े। ये जैसे ही मैंने किया, अब यहाँ पर जो भी स्टाइल लिखेंगे वो कनेक्ट हो गया। समझ लीजिए ये इस तरीके से हो गया। बस फर्क इतना है हम लोग दूसरे जगह लिख रहे हैं। तो मैंने इसको सेव कर दिया, कोई फर्क नहीं आया। क्यों? कुछ लिखा ही तो नहीं है ना यहाँ पर। इसको बंद करता हूँ। अब यहाँ पर हम देखिए इसको टारगेट करना चाहते हैं H3, तो मैं यहाँ क्या H3 लिखूंगा, बिल्कुल मैं यहाँ H3 लिख के ऐसे करूंगा। और यहाँ पर भी मैं सेम तरीके से चेंज कर सकता हूँ। मैं बोलूंगा कलर और मैं बोलूंगा पिंक। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, आप देखिए ये पिंक कलर का हो गया। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। आप देखिए ये पिंक कलर का हो गया। ठीक है, तो इतना ही सिंपल सा चीज है कि आप 3 तरीके से HTML लिख सकते हैं।
लिखते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग कौन सा लिखेंगे। तो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यानी ट्यूटोरियल का प्रैक्टिस जब हम लोग कर रहे हैं तब हम लोग इस स्टाइल टैग में लिखेंगे ताकि कोड आपको एक जगह मिल जाए। और क्योंकि उस वक्त हमारा कोड सीएसएस का बहुत बड़ा नहीं होगा क्योंकि एक टॉपिक पे हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे, अलग अलग फाइल्स बनाएंगे। जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो ऑफकोर्स हम लोग एक्सटर्नल में ही काम करेंगे और कभी कभी इनलाइन भी हम लोग अप्लाई कर लेंगे इक्का दुक्का काम के लिए। इससे आपको रियल वर्ल्ड का हैबिट भी समझ में आता है कि रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही काम होता है। जब कोड बहुत ज्यादा होता है तो आप कभी भी स्टाइल के अंदर यहाँ इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि ये सेपरेट है, मैं बंद कर सकता हूँ, बट आप नहीं करते इसको, आप इसको अलग से ही इस्तेमाल करते हैं। जब कोड आपका थोड़ा सा बड़ा होता है, एकदम छोटा नहीं होता लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता, मसलन जब आपका कोड 10, 15, 20, 25 लाइन, 30 लाइन तक जा रहा है तो आप इसमें लिख लेते हैं, चल जाता है। लेकिन प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये कन्वेंशन गलत है। प्रोजेक्ट में आपको अलग से ही करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस है। लेकिन आप यहाँ पर कभी नहीं लिखते, 5-10 लाइन कभी भी आप यहाँ नहीं लिखते, वो बहुत बैड प्रैक्टिस होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इक्का दुक्का भेजना है स्टाइल वगैरह तो आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। स्लाइड्स पे चलेंगे, यहाँ पर हमने इसको ऑलरेडी कर दिया। अब आते हैं हमारे HTML में सिलेक्टर्स। वैसे तो हम लोग आने वाले टाइम पे डिटेल से सिंटैक्स सिलेक्टर्स सब पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आपको सिलेक्टर्स दिखाने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इस पे हमें डिटेल डिस्कस करना है, हमें वीडियो डिटेल चाहिए इसके ऊपर, तो लिहाजा हम लोग टच करके निकलते हैं। आने वाले टाइम पे हम लोग सबसे पहले डिटेल से सिंटैक्स समझेंगे, सिलेक्टर समझेंगे, फिर इनलाइन एक्सटर्नल का भी एक एग्जांपल देखेंगे, कमेंट समझेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। ये हमारा तरीका रहेगा। तो HTML को कितने तरीके से टारगेट कर सकते हैं ये मैं आपको करके बताऊंगा बाद में, अभी सिर्फ बता रहा हूँ जबान से, तो आपके जहन में ये होना चाहिए। एक एलिमेंट से टारगेट कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट से ही टारगेट किया। H1 एक एलिमेंट है, H2 एक एलिमेंट है, ठीक है। दूसरा हम लोग आईडी से एक्सेस कर सकते हैं। आपने HTML का अगर कोर्स देखा है तो आपको पता होगा, हमने फॉर्म वाले में प्रो फॉर्म्स जो हमने बनाया था, वो प्रोजेक्ट में हमने आईडी का कॉन्सेप्ट दिया था आपको कि एक पेज में एक नाम का, यानी एक पेज में एक आईडी है किसी HTML का एट्रीब्यूट में, उसमें जो नाम है वो वाहिद उसी में होगा, सेम नाम का 2 आईडी नहीं हो सकता क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ही आईडी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और आप सिंटैक्स कैसे इस्तेमाल करेंगे, आईडी हैश के साथ इस्तेमाल होता है, ये हमने ऑलरेडी बताया हुआ था। और टैग में डायरेक्ट टैग का नेम डालेंगे। एक नया चीज आता है क्लासेस। अब क्लासेस से भी आप वही काम कर सकते हैं जो आईडी के साथ कर सकते हैं, यानी टारगेट करके स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन इनमें काफी फर्क है। स्टाइल यानी क्लासेस और टैग, आईडी और क्लास में काफी डिफरेंस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईडी कब इस्तेमाल करते हैं और क्लास कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिटेल डिस्कशन होगा। इसके बाद एक आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये सब सिलेक्टर्स है बाय द वे, ठीक है। कैसे करके आप HTML एलिमेंट को सिलेक्ट कर पाते हैं CSS में। तो कॉमन तरीका है एलिमेंट आईडी और क्लास। एक और तरीका है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब है कि जितना भी HTML में एलिमेंट है, जितना भी हो, 1000 ही क्यों ना हो, सब पर वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। इसका सिंटैक्स क्या है, एक एस्ट्रैक्ट, यानी आप ऐसे लिखेंगे, सिर्फ आप यहाँ पर आएंगे, एक एस्ट्रैक्ट ऐसे देंगे और बस इसमें जो मर्जी लिखना शुरू कर दिए, ये आपका बन जाता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना। इसके बाद एक आता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, जो कि सबसे ज्यादा अंडरडॉग है, सबसे ज्यादा छोड़ने वाला टॉपिक है CSS के अंदर। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में ये आपको नहीं मिलेगा इन डिटेल, इक्का दुक्का बता देते हैं बट डिटेल नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि CSS का कंप्लीटनेस के लिए ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिलेक्टर है, फंडामेंटल पॉइंट है कि आप कैसे CSS यूज कर सकते हैं। और जब फ्यूचर में आप बहुत सारे फ्रेमवर्क्स वगैरह को यूज करेंगे ना, तो वो ये इस्तेमाल करते हैं बिहाइंड द सीन, तो हम लोग इसको भी देखेंगे इन डिटेल। तो टोटल पूरा CSS में सिर्फ 5 ही ऐसा तरीका है जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं HTML को। आप बोलेंगे भाई आपने ये तरीका तो भूल गए कि HTML के अंदर जो एक्सेस कर रहे हैं, तो यही चीज आपको समझ में आया अब कि यहाँ पर जब हम लोग लिखते हैं ये HTML का एक एट्रीब्यूट है। भले ही हम लोग लिख CSS रहे हैं लेकिन हम लोग कहते नहीं है कि ये CSS है। इसीलिए जो प्रीवियस क्रैश कोर्स हमने HTML में पढ़ा था, हम लोग ये कहते थे कि भाई हम लोग CSS इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि बकायदा CSS इस्तेमाल जब आप करते हैं तो ये सब चीजें सामने आ जाती है, ठीक है। ये HTML में इक्का दुक्का चीज इस्तेमाल करने के लिए आप CSS लगाते हैं। HTML का एक खासियत, एक एट्रीब्यूट, बकायदा CSS इसको नहीं कहेंगे, बकायदा CSS इसको कहेंगे, डेडिकेटेड CSS इसको कहेंगे या इसको कहेंगे, ये तो प्रोफेशनल इस्तेमाल होगा आपका। तो सिलेक्टर्स आप समझ गए, बाकी आने वाले वीडियोस में हम लोग डिटेल से समझेंगे इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज है, यानी वैसे तो बहुत सारा प्रॉपर्टी है लेकिन कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमेशा आपको दिखेगा, यानी हर टाइम, हर क्लास, हर कोर्स में आप देखेंगे ये चीज रिपीट होता रहेगा, ठीक है। वो क्या है, जैसे कि कलर प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में से आता है कलर, फॉन्ट, फैमिली, टेक्स्ट अलाइन, जिसमें आप टेक्स्ट को राइट, लेफ्ट, ऊपर नीचे कर सकते हैं। लाइन हाइट, 2 लाइन है उसके दरमियान हाइट कितना होगा, ये सब। बॉक्स प्रॉपर्टी, मार्जिन, आउटसाइड मार्जिन, पैडिंग, इनसाइड पैडिंग, बॉर्डर, हाइट, विड्थ, डिमेंशंस और डिस्प्ले लेआउट, ये सब आप बहुत ज्यादा देखेंगे आते हुए, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारा चीज है CSS में। अब इसके बाद CSS कलर्स में आता है, तो CSS 3 किस्म से आप कलर दे सकते हैं CSS में टोटल। इसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अभी जस्ट हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं। एक होता है कलर का नाम से, जैसे हम लोग यहाँ देते हैं ब्लू वगैरह। एक होता है हेक्साडेसिमल कोड, अगर आपने HTML का क्रैश कोर्स किया हुआ है तो आपको पता होगा हमने वहां पर कई बार हेक्साडेसिमल इस्तेमाल किया है। एक और तरीका होता है
RBG का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, और RBGA का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू ए अल्फा चैनल के लिए आता है, ठीक है, यानी शैडो के लिए आता है। इसके ऊपर भी तफसील से डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस ब्लू के ऊपर हवर करूं, आप देखिए ऊपर यहाँ पर RBG हमें दिखा रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये 3 कलर होता है। हालांकि इसके अलावा एक और भी होता है HSL, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं CSS लेआउट टेक्निक में। तो मॉडर्न लेआउट यानी मॉडर्न वेबसाइट जब आप बनाते हैं CSS में, तो आप मॉडर्न लेआउट का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। लेआउट का मतलब पूरा वेबसाइट का लेआउट कैसे दिखेगा। एक तो होता है ना कि बटन बनाना है, मुझे साइड बार बनाना है, मुझे फलाना बनाना है, मुझे ढिमकाना बनाना है। एक होता है कि ठीक है बना तो लिया, लेकिन दिखेगा कैसे वो सब साथ में वेबसाइट के ऊपर, तो उसको भी लोग लेआउट में पढ़ते हैं। तो मॉडर्न टेक्निक लेआउट का 2 है, सिर्फ 2, इन्हीं 2 में से कोई आप एक इस्तेमाल करेंगे और मॉडर्न टेक्निक को यानी लेआउट बनाएंगे अपना वेबसाइट का। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट आज आपको दिख रहा है, चाहे बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी का टेस्ला या फ्लिपकार्ट हो या कोई नॉर्मल हो, इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल हुआ है बिहाइंड द सीन। दिस इज अ यूनिवर्सल, ठीक है, क्योंकि सब CSS इस्तेमाल करता ही है। तो एक फ्लेक्स बॉक्स होता है, फ्लेक्स बॉक्स डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। एक होता है CSS का ग्रिड, डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। दोनों ही लगभग सेम काम करता है, यानी आप ऐसा नहीं करते कि फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड दोनों इस्तेमाल करते हैं। कुछ केस में एडवांस सिनेरियो में आप कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे पूरा का पूरा वेबसाइट फ्लेक्स बॉक्स से भी बन सकता है और सेम चीज अचीव किया जा सकता है ग्रिड से भी। अब कुछ सिनेरियो में ग्रिड इस्तेमाल करना बेस्ट होता है, कुछ सिनेरियो में फ्लेक्स बॉक्स बेस्ट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सुपीरियर है और ये इंफीरियर है, या ये सुपीरियर है ये इंफीरियर है। भाई दोनों बराबर है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह दोनों में से कोई एक अच्छा परफॉर्म करता है, दूसरा कम परफॉर्म करता है। बोथ फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड आर एसेंशियल फॉर मॉडर्न रिस्पॉन्सिव डिजाइन, और इसीलिए हम लोग दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है बेस्ट प्रैक्टिस एंड कंक्लूजन्स। हालांकि इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस हर वीडियो में करते रहेंगे। हर एक प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो बेस्ट प्रैक्टिस तो आएगा ही उसमें। की टेक अवे फॉर CSS मास्टरी, यूज एक्सटर्नल CSS फॉर बेटर मेंटेनेबिलिटी, जैसे हमने बताया। फॉलो नेमिंग कन्वेंशंस, ये भी हम लोग देखेंगे डिस्कस में। मिनिमाइज यूज ऑफ इंपॉर्टेंट, ये क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे, इससे आपके कोड में बग आता है काफी ज्यादा, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस, मिनिफाइज, कंप्रेस, ये सब देखेंगे। CSS बहुत हेवी ना हो जाए। यूज CSS वेरिएबल फॉर कंसिस्टेंसी, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत से लोग पूरा का पूरा CSS का कोर्स कंप्लीट करके फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हैं, लेकिन उनको CSS वेरिएबल नहीं पता होता। हम लोग ये भी पढ़ेंगे CSS वेरिएबल क्या होता है। राइट मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। रिमेंबर CSS इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग थिंग्स लुक प्रिटी, इट्स अबाउट क्रिएटिंग इंट्यूटिव, एक्सेसिबल एंड परफॉर्मेंट यूजर एक्सपीरियंस। यानी सिर्फ खूबसूरती मैटर नहीं करता है, एफिशिएंसी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, प्रोजेक्ट बनाना है। प्री प्रोसेसर यानी सैस और लैस, अगर आपका कमेंट्स आएगा और मुझे फील होगा कि सैस और लैस भी कवर करना चाहिए, तो सैस और लैस अलग से प्री प्रोसेसर लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क्स होते हैं, लाइब्रेरी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो CSS के ऊपर लेवल में होते हैं। इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। अगर डिपेंड्स, अभी मैंने इस पे कोई इरादा तो नहीं किया, पहले CSS कवर करते हैं। दूसरा बिल्ड प्रोजेक्ट्स, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, टेंशन मत लेना। और एक्सप्लोर CSS फ्रेमवर्क, बूटस्ट्रैप और टेलविंड, ये दोनों का दोनों फ्रेमवर्क हम लोग पढ़ेंगे। बूटस्ट्रैप भी पढ़ेंगे, टेलविंड भी पढ़ेंगे। ये हम लोग कब पढ़ेंगे, जब फ्रंट एंड डेवलपमेंट के करीब जाएंगे। अभी तो फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे हैं ना। और ना सिर्फ बूटस्ट्रैप और टेलविंड पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप टेलविंड के बाद हम लोग और कुछ नए, जैसे कि सैटशियन और भी कुछ नए फ्रेमवर्क्स है, उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास था, इस पे इतना ही रखते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास जो होगा ना, या नेक्स्ट क्रैश कोर्स, क्लास तो नहीं, मैं एक क्रैश कोर्स में 2-4 टॉपिक कवर करूंगा, तो नेक्स्ट क्रैश कोर्स जो आएगा उसमें हम लोग बकायदा से एक एक टॉपिक को कवर करना शुरू कर दे, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने सिर्फ ये कवर किया कि CSS क्या होता है, हमारा इस पूरे डिटेल कोर्स का मकसद क्या है, कहाँ कहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने डोमेन में आप जा सकते हैं हमारा ये CSS का कोर्स कंप्लीट करने के बाद। यानी हम लोग इस CSS कोर्स में कौन कौन सा डोमेन को मद्देनजर रखते हुए पढ़ा रहे हैं। और एक चीज आपने एंड में सीखा कि भाई CSS को कितने तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 3 तरीका आपने देखा, और उसमें भी हमने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इंटरनल CSS, अच्छा नाम भी बता देते हैं, इसका नाम है इनलाइन CSS, इसको कहा जाता है इंटरनल CSS, और इसको कहा जाता है एक्सटर्नल CSS। बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव नेम है। एक्सटर्नल यानी बाहर है, इंटरनल यानी पेज के तो अंदर है, और ये इनलाइन क्योंकि ये सेम लाइन में है। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनल CSS लिखेंगे, और जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो एक्सटर्नल के ऊपर हम लोग बनाएंगे। और इसका पूरा कोड जो भी हम लोग बनाएंगे वो, और इंक्लूडिंग ये वाला नोट्स भी एज वेल, आपको सब कुछ गिटहब पे फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, इस चैनल को बुकमार्क, इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना।